प्रणाम साथियों। पहले वीडियो में हमने बाल विकास के सिद्धांत के कुछ बिंदुओं के बारे में डिस्कस किया था। अब हम उसके आगे के कुछ बिंदुओं के बारे में पढ़ते हैं। चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बाल विकास के संबंध में परंपरागत विश्वास। ठीक है ना। बाल विकास के संबंध में परंपरागत विश्वास को हम पढ़ते हैं। बाल विकास के संबंध में प्रचलित परंपरागत विश्वास निम्नलिखित है। नंबर 1, बाल्यावस्था के संबंध में माता पिता में बालकों के संबंध में भ्रम यह है कि बालक प्रौढ़ व्यक्ति का ही लघु रूप है। इस भ्रम के कारण माता पिता अपने बालकों से ये उम्मीद करते हैं कि वे बाल्यावस्था में ही वयस्कों के समान सभी व्यवहार करने लगे। बालक जब अपने माता की उम्मीद को पूरा करने में असमर्थ रहते हैं तो उन्हें दंड दिया जाता है, उनकी आलोचना और अपमान किया जाता है। इससे बच्चों के मन में पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वे हीन भावना के शिकार हो जाते हैं और आत्मविश्वास खो देते हैं, जिससे उनका व्यक्तित्व विकास अवरुद्ध हो जाता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बालक ही प्रौढ़ बनता है, किंतु बाल्यावस्था में वह प्रौढ़ों के समान परिपक्व नहीं होता है। आया आपको समझ में? यानी कि मनोविज्ञान के अनुसार बालक ही प्रौढ़ बनता है, लेकिन वो बाल्यावस्था में प्रौढ़ के समान पूर्ण रूप से पारंगत नहीं हो जाता, परिपक्व नहीं हो जाता है। लेकिन अधिकांशतः बाल्यावस्था में माता पिता क्या करते हैं, वो अपेक्षा रखते हैं कि मेरा बालक इसी एज में सभी गुणों में परिपूर्ण हो जाए। लेकिन जब वो उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता है तो वो उसकी आलोचना करते हैं, उसका अपमान करते हैं। तो हमें यह नहीं करना चाहिए। अगला, बालकों के जन्म के संबंध में भी कुछ धारणाएं प्रमुख है। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि शुभ नक्षत्र में पैदा होने वाला बच्चा भाग्यशाली होता है और उसका जीवन स्वयं के लिए तथा परिवार के लिए मंगलकारी होता है। इस प्रकार जो बालक अशुभ नक्षत्र में पैदा होता है वह अमंगलकारी होता है तथा उसका जीवन परिवार तथा स्वयं के लिए कष्टप्रद होता है। हम सब जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में कुछ परंपरा होती है जो काफ़ी समय तक ये सही भी होती है और कुछ अंधविश्वास के रूप में भी होती है, लेकिन इन सबका अलग अलग अपनी जगह महत्व होता है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री में मैडम मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार बालक में सच्ची शक्ति का निवास होता है तथा उसकी मुस्कुराहट ही सामाजिक प्रेम व उल्लास की आधारशिला है। यानी कि मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार क्या, बालक में सच्ची शक्ति का निवास होता है उसकी मुस्कुराहट में। जब वो बच्चा मुस्कुराता है तो उसका सामाजिक प्रेम और उल्लास की आधारशिला का केंद्र बिंदु बनता है, जो कि समाज में एक अच्छा संदेश जाता है। वंशानुक्रम के संबंध में एक प्रचलित अवधारणा यह है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही संतान भी बनती है। यदि माता पिता शिक्षित, अच्छे संस्कारों से युक्त तथा बुद्धिमान है तो संतानें भी सभ्य तथा अच्छे संस्कारों से युक्त होगी। यदि माता पिता निरक्षर तथा दुराचारी है तो उनकी संतानें भी मूर्ख और दुराचारी बनेगी। ये हम सब जानते हैं, क्योंकि वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन उनकी बुद्धि पर पड़ता है। मान लो किसी के माता पिता अनपढ़ है तो क्या उनका बच्चा यदि स्कूल जाएगा तो वो अनपढ़ रहेगा क्या? नहीं, शिक्षित हो जाएगा। लेकिन ये अलग अलग लोगों की धारणा रहती है, जो कि अशिक्षित होने के कारण उनके अंदर इस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है। वुडवर्थ के अनुसार आनुवंशिकता और वातावरण का संबंध जोड़ के समान नहीं बल्कि गुणनफल के समान है। वुडवर्थ ने क्या कहा है कि आनुवंशिकता यानी जो गुण होते बालक के वो वातावरण का संबंध जोड़ के समान है, बल्कि उसके गुणों के आधार पर हम निर्धारित कर सकते हैं। गैरेट के अनुसार आनुवंशिकता और वातावरण एक दूसरे में सहयोग देने वाले प्रभाव है और दोनों ही बालक की सफलता के लिए अनिवार्य है। ठीक है, यानी कि वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है और वातावरण का प्रभाव पड़ता है, लेकिन वातावरण का प्रभाव सबसे ज़्यादा बालक के गुणों पर पड़ता है। गर्भकालीन प्रभाव के संबंध में कुछ लोगों की यह अवधारणा होती है कि गर्भवती माँ की विभिन्न क्रियाएं जैसे भोजन, परंपरागत उपचार, झाड़ फूंक तथा सामाजिक रीति रिवाज और परंपरा गर्भावस्था शिशु के विकास को प्रभावित करती है ना। नहीं, विकास को प्रभावित करती है, हम सब जानते हैं, लेकिन इन चीज़ों का अपनी अपनी जगह महत्व है और विज्ञान का और मनोविज्ञान का भी अपना एक
महत्व है, क्योंकि मनोविज्ञान में हर चीज़ का पहले प्रयोग किया जाता है और उसके बारे में तर्क वितर्क दिए जाते हैं। लेकिन हमारी परंपरा के अनुसार ये सारे अंधविश्वास परंपरा के रूप में भी लोग विभिन्न प्रकार की प्रवृत्ति रखते हैं। कोट डगलस, स्मिथ और बेगिन के शब्दों में, इस संसार में पैदा होने वाला प्रत्येक बालक भगवान का एक नया विचार है तथा सदैव तरोताजा रहने एवं चमकने वाली संभावना है। यानी कोट डगलस, स्मिथ और बेगिन के अनुसार क्या है कि इस संसार में जो भी बच्चा जन्म लेता है वो सभी भगवान का एक नया विचार होता है और उसमें तरोताज़ा रहने और चमकने वाले की संभावना रहती है, क्योंकि वो भगवान का विचार है तो स्वाभाविक है वो चमकेगा। ये इस प्रकार इन वैज्ञानिकों का इसमें यह तथ्य है। यौन भेद के संबंध में आदिकाल से ही स्त्री को कमज़ोर और पुरुष को शक्तिशाली माना जाता है। धार्मिक ग्रंथ भी पुत्री की तुलना में पुत्र जन्म की श्रेष्ठता को इसलिए अधिक मानते हैं कि पुत्र माता पिता को मोक्ष की प्राप्ति कराएगा। कुछ माता पिता जैसे हम सब जानते हैं कि कुछ माता पिता की भी अपेक्षा रहती है कि उनका बालक उनको मोक्ष प्राप्त कराए, इसलिए संतान की आस में लोग अधिक रहते हैं और वो पुत्र की अपेक्षा पुत्रों की प्राप्ति अधिक रहती है। बालक और बालिकाओं में भेद मानते हैं। वे बालकों को अधिक सुविधाएं व लाड प्यार देते हैं और बालिकाओं को कम। माता पिता की यह भावना बालिकाओं में हीन भावना का विकास करते और उनके विकास को अवरुद्ध करती है। ठीक है ना। बहुत सारे अभिभावक महोदय एवं पेरेंट्स लोग क्या करते हैं कि यदि उनको लड़की हुई और एक दो लड़की हो उसके बाद में लड़का हुआ तो वो लड़के को अधिक लाड प्यार करते और लड़की को कम करते। तो इससे उस लड़कियों के अंदर भेद, मतलब कि उनके अंदर हीन भावना उत्पन्न होती है कि हमारे माता पिता हमारे साथ ऐसा क्यों करते, और उनके अंदर विभिन्न प्रकार की नफरत रूपी गुण उत्पन्न होते हैं, जो कि भविष्य में माता पिता के साथ उनका संबंध में तनावग्रस्त आता रहता है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। फ्रोबेल का मानना है कि बालक स्वयं विकासमुखी होने वाला मानव पौधा होता है। फ्रोबेल के अनुसार क्या है? फ्रोबेल का मानना है कि बालक स्वयं विकासोन्मुख होने वाला मानव पौधा है, वो स्वयं अपना विकास करता है। बाल अध्ययन विधियाँ, यानी बाल अध्ययन की विभिन्न विधियों को हम पढ़ते हैं। क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि, सिस्टमेटिक तरीके से हम इसको अध्ययन करते हैं। इस विधि का प्रयोग अनेक प्राचीन मनोवैज्ञानिक ने किया था और जिनका नाम क्या था? प्रेयर ने 1882 में इस विधि का प्रयोग क्रमबद्ध तरीके से किया। उसने अपने बालक का चरित्र लेखन तैयार किया, है ना। उसके बाद में यह चरित्र लेखन जन्म से 3 वर्ष की अवस्था का था, यानी कि जो प्रेयर वैज्ञानिक थे उन्होंने अपने ही बालक का चरित्र लेखन तैयार किया, बायोडाटा, है ना। और उसका बाद में फिर 3 वर्ष की अवस्था का फिर प्रेयर ने चरित्र लेखन द्वारा यह जानने का प्रयास कि जन्म के समय में कौन कौन से प्राकृतिक क्रियाएं पाई जाती है। ध्वनि और प्रकाश के प्रति बालक का प्रथम बार अनुक्रिया करता है तथा उसके ज्ञानेंद्रिय का विकास किस प्रकार हुआ है। अतः इस विधि से बालक के जीवन और व्यवहार की अनेक विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि प्रेयर ने अपनी ही बालक के 3 वर्ष तक उसकी सारी क्रियाओं का अध्ययन किया और उसने ज्ञात किया कि उसकी ज्ञानेंद्रिय, ध्वनि और प्रकाश में बालक कब इनको समझता है और कब इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। इस विधि में निरीक्षण के आधार पर व्यवहार की विशेषताओं को क्रमबद्ध ढंग से नोट करके एक रिकॉर्ड तैयार करता है। यह रिकॉर्ड चरित्र लेखन कहलाता है। इस रिकॉर्ड का विश्लेषण करके बालक के व्यवहार के क्रमिक विकास का अध्ययन किया जाता है। यानी इस विधि में उसके प्रेयर ने अपने ही बालक के 3 साल तक उसकी सारी अवस्था एवं सारे गुणों का अवलोकन किया और ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय किस प्रकार उसकी क्रियाशीलता रहती है उन सबका अध्ययन करके उसने एक रिकॉर्ड तैयार किया और रिकॉर्ड का विश्लेषण करके बालक के व्यवहार का क्रमिक विकास करते हैं। यानी कि उसका 3 वर्ष में क्रम वाइज सिस्टमेटिक तरीके से उसका विकास किस तरह से होता है उन सारों का उसने अध्ययन किया। क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि के दोष, यानी कि इसमें भी कुछ दोष पाए जाते हैं। इस विधि में बालक के व्यवहार का अध्ययन प्रतिदिन करना होता है, अतः इसका उपयोग उस अवस्था में ठीक हो सकता है जब एक अध्ययनकर्ता बालक के साथ ही रहे। यह एक कठिन कार्य है। यानी कि यदि किसी बालक के उसका चरित्र रिकॉर्ड का यदि अध्ययन किया जाए तो उसके लिए
उस बालक के साथ ही पूरा समय रहना पड़ेगा, क्योंकि तभी उसके बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। अध्ययनकर्ता बालक के अधिक संपर्क में रहने से बालक के मधुर भाव और क्रियाओं से प्रभावित हो सकता है। इस अवस्था में एकत्रित रिकॉर्ड पक्षपात पूर्ण हो सकता है, यानी कि पक्षपात पूर्ण भी हो सकता है। यानी कि अध्ययनकर्ता बालक के अधिक संपर्क में रहने से बालक के मधुर भाव और क्रियाओं से प्रभावित हो सकता है। इस अवस्था में एकत्रित रिकॉर्ड पक्षपातपूर्ण हो सकता है, यानी कि यदि हम अपने बालक के साथ में यदि रहते हैं तो उससे क्या होता है कि हम उसके अध्ययन का पता नहीं और उसका अधिक प्रेम करने लग जाते हैं, स्नेह भाव रखने जाते हैं और हम भूल जाते हैं, जिससे वो ये जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई महसूस होती है। बालकों के प्रति स्नेह भाव के कारण अक्सर अध्ययनकर्ता बालक के गुणों का अति अंकन करता है, ठीक है ना। उसके प्रेम के कारण वो भूल जाता है। इस विधि द्वारा अध्ययन में अधिक समय व्यय होता है, क्योंकि 3 वर्ष का समय लगता है। इस विधि की कोई प्रमाणिक प्रक्रिया विधि नहीं है और इसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है। निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड को हम पढ़ते हैं। यंग 1954 के अनुसार निरीक्षण नेत्रों द्वारा सावधानी से किए गए अध्ययन को सामूहिक व्यवहार, जटिल सामाजिक संस्थाओं और किसी पूर्ण वस्तु को बनाने वाले पृथक इकाइयों का निरीक्षण करने के लिए एक विधि के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यंग के अनुसार निरीक्षण नेत्रों द्वारा सावधानी से किए गए अध्ययन को सामूहिक व्यवहार से जटिल सामाजिक संस्थाओं को किसी पूर्ण वस्तु को बनाने वाली का उसमें निरीक्षण किया जाता है, ठीक है ना। आया आपको समझ में? नहीं आया तो इसको एक बार और पढ़ लेना, ठीक है। अब किसके अनुसार? मोसर के अनुसार निरीक्षण को उचित रूप से वैज्ञानिक पूछताछ की श्रेष्ठ विधि कहा जा सकता है। यानी कि मोसर के अनुसार क्या, निरीक्षण को उचित रूप से वैज्ञानिक पूछताछ की श्रेष्ठ विधि कहा जा सकता है। ठोस अर्थ में निरीक्षण में कानों और वाणी की अपेक्षा नेत्रों का उपयोग होता है, और निरीक्षण विधि में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का उपयोग होता है? नेत्रों, क्योंकि हम उस चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से बालक का अवलोकन करते हैं। गुडे तथा हॉट के अनुसार 1964 में उन्होंने विज्ञान निरीक्षण का प्रारंभ होता है और अपने तथ्यों की पुष्टि के लिए अंत में निरीक्षण का सहारा लेता है। इस विधि का उपयोग छोटे बच्चों और शिशुओं की समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। बाल मनोविज्ञान की समस्याओं के अध्ययन में इस विधि का सर्वप्रथम उपयोग जर्मनी में हुआ था, और सबसे सर्वप्रथम इसका उपयोग कहाँ हुआ था? बाल मनोविज्ञान की समस्याओं का अध्ययन, यानी बालक की कौन कौन सी समस्या होती है, छोटे बच्चों शिशुओं की समस्याओं के समाधान के लिए इस विधि का उपयोग जर्मनी में किया गया था सर्वप्रथम। अमेरिका में वाटसन ने इस विधि का उपयोग बालकों के प्राथमिक संवेगों के अध्ययन में किया, और अमेरिका में उसके संवेग यानी कि उसके विचार, तर्क वितर्क, कल्पना करना, महसूस करना, इस प्रकार रोना, हंसना, इन विधियों का उपयोग उन्होंने अमेरिका में वाटसन ने किया था। गेसेल ने इस विधि में मूविंग पिक्चर कैमरा का उपयोग किया। व्यवहार चित्रों के विश्लेषण से बालकों के व्यवहार के संबंध में शुद्ध परिणाम प्राप्त किए। इस अध्ययन में उन्होंने एक तरफा दिखाई देने वाला पर्दों का उपयोग किया, ठीक है ना। उन्होंने बालक की मूविंग पिक्चर कैमरा बनाया, यानी उसका एक प्रकार से मूवी टाइप का बनाया और इससे एक तरफ का पर्दा लगा दिया और बालक का अवलोकन किया, ठीक है। अगला, इनके द्वारा सिर्फ निरीक्षण बालकों को देखते, बालक निरीक्षण को नहीं। निरीक्षण विधि में इस प्रकार एक तरफा दिखाई देने वाले कैमरे का उपयोग निरीक्षण कक्ष में किया जाता है, और एक तरफा दिखाने वाले कैमरे का उपयोग किस कक्ष में किया जाता है? निरीक्षण कक्ष में, जहाँ पे बालक रहता है और उस कैमरा सेट कर दिया जाता है और दिन भर जो भी वो कार्य करता है उन सारी चीज़ों को उसमें रिकॉर्ड के रूप में सेव किया जाता है। और निरीक्षण विधि के भेद, ठीक है। उपयुक्त योजना में निरीक्षण विधि द्वारा अध्ययन करने से पहले निरीक्षणकर्ताओं के अध्ययन, व्यवहार और समस्या के संबंध में उपयुक्त योजना बना लेनी चाहिए। यह निश्चय कर लेना चाहिए कि किन लोगों का निरीक्षण करना है और किस प्रकार के व्यवहार का निरीक्षण करना है। निरीक्षण के लिए क्षेत्र, समय, उपकरण आदि के संबंध में पहले ही योजना बना लेनी चाहिए। पहले योजना बना लेने से यह सुनियोजित हो जाता है कि और इससे शुद्ध आंकड़े के संकलन में सहायता मिलती है, ठीक है ना। मान लो कि किस निरीक्षण करना बाल मनोविज्ञान के अनुसार, तो पहले से योजना बना लेनी चाहिए कि उसमें कौन कौन से उपकरण, यंत्र और सहायक सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, ताकि निरीक्षण करते समय किसी चीज़ की समस्या का सामना न करना पड़े। व्यवहार का निरीक्षण करते समय निरीक्षणकर्ता व्यवहार
के उन पक्षों का निरीक्षण अधिक ध्यान से करता है जो उसकी अध्ययन समस्या से संबंधित है एवं पूर्व योजना के अनुसार ये निरीक्षणों के साथ साथ विभिन्न उपकरणों की सहायता से व्यवहार को भी नोट करता है। ठीक है ना, किस चीज़ का, उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है बालकों के। व्यवहार का नोट करना, निरीक्षण करता है व्यवहार को नोट करने के लिए भी उपकरणों का उपयोग करता है, जैसे मूवी कैमरे के उपयोग से ही किसी भी प्रकार के व्यवहार के निरीक्षण को सरलता से नोट किया जा सकता है। व्यवहार से संबंधित संवादों को टेप रिकॉर्ड की सहायता से भी नोट किया जा सकता है, यानी अलग कक्ष में लाकर टेप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और बालकों के विभिन्न संवेगों का आकलन इसमें किया जा सकता है। विश्लेषण, समस्या से संबंधित व्यवहारों को निरीक्षणों को नोट करने के बाद अध्ययनकर्ता प्राप्त निरीक्षणों को यदि संभव होता है तो अंकों में बदलता है और प्राप्त अंकों की सूची बनाने का कार्य करता है और फिर विभिन्न सांख्यिक विधियों के आधार पर आंकड़ों का विश्लेषण करता है। यानी कि विश्लेषण में क्या होता है, पहले तो व्यवहार का निरीक्षण करता है और व्यवहार में उसके सारी बिंदुओं को नोट करता है, उसके बाद में उसके सूची बनाता है उसके सभी प्रकार के गुणों का, दिन भर की दिनचर्या का, और फिर सांख्यिक विधियों के आधार पर आंकड़ों का विश्लेषण करता है कि इसमें ये गुण होता है या नहीं होता। बाल विकास, बालकों की बौद्धिक विकास की विभिन्न मानसिक प्रक्रिया जैसे अधिगम, कल्पना, चिंतन, तर्क, स्मृति और प्रत्यक्षीकरण आदि का अध्ययन करता है। ठीक है। बालकों की व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, बाल विकास बालकों की शारीरिक और मानसिक स्तर पर व्यक्तित्व विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। शारीरिक विकास में कुछ बालक अधिक लंबे, कुछ नाटे तथा कुछ सामान्य लंबाई के होते हैं। इसी प्रकार मानसिक विकास में कुछ प्रतिभाशाली, कुछ सामान्य और कुछ मंद बुद्धि के होते हैं। इसी प्रकार कुछ बाल सामाजिक और बहिर्मुखी होते हैं जबकि कुछ अंतर्मुखी होते हैं। यानी बालक की व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, कोई मंद बुद्धि के होते हैं, कोई तेज बुद्धि के होते हैं, तो उन सभी गुणों का भी इसमें आकलन हो जाता है। बालकों में व्यक्तित्व का मूल्यांकन, बाल विकास के अंतर्गत बालकों की विभिन्न शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का मापन व मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है ना। व्यक्तित्व मूल्यांकन में क्या क्या किया जाता है, शारीरिक और मानसिक, यानी शारीरिक रूप से कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया और मानसिक रूप से उसकी बुद्धि के विभिन्न स्तरों का इसमें आकलन किया जाता है। बालक अभिभावक संबंधों का अध्ययन, बालकों के व्यक्तित्व निर्धारण और समुचित विकास में माता पिता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिन बालकों में संबंध अपने माता पिता के साथ अच्छे नहीं होते वे अक्सर कुसमोजित और अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। बाल विकास बालक अभिभावक संबंधों के निर्धारण, तत्व तथा समस्या और उनके निराकरण का अध्ययन कर माता पिता तथा बालकों के बीच अच्छे संबंध विकसित करने का प्रयास करता है, जिससे बालक परिवार, समाज और राष्ट्र के अच्छे नागरिक के रूप में विकसित हो सके। व्याख्या और सामान्यीकरण, व्याख्या और सामान्यीकरण, निरीक्षण व्यवहार के विश्लेषण करने के पश्चात व्यवहार की व्याख्या की जाती है। यानी निरीक्षण करने के बाद फिर व्यवहार की क्या की जाती है, व्याख्या की जाती है। यदि संभव होता है तो व्यवहार की व्याख्या विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर की जाती है अथवा व्यवहार के कारणों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया जाता है। सामान्य रूप से देखा जाता है कि नमूना से प्राप्त परिणाम कहाँ तक सामान्य जनसंख्या पर लागू होते हैं। यानी कि विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा फिर उसका क्या क्या किया जाता है, मतलब यदि बच्चा कोई व्यवहार, अजीब सा व्यवहार करता है तो उस व्यवहार के कारणों का भी पता किया जाता है और उसके आधार पर ही नमूना प्रस्तुत करके परिणाम बताया जाता है। निरीक्षण विधि के प्रकार, सरल अथवा अनियंत्रित निरीक्षण विधि। ठीक है ना। अब निरीक्षण विधि के प्रकार को पढ़ते हैं। यंग के अनुसार अनियंत्रित निरीक्षणों से हमें वास्तविक जीवन परिस्थितियाँ की सूक्ष्म परीक्षा करनी होती है, जिसमें विशुद्धता के यंत्रों के प्रयोग का या निरीक्षण घटना की सत्यता की जांच का कोई प्रयास नहीं किया जाता है। जब किसी घटना का निरीक्षण प्राकृतिक परिस्थितियों में किया जाए तथा प्राकृतिक परिस्थितियों पर कोई बाह्य दबाव न डाला जाए तो इस प्रकार के निरीक्षण को अनियंत्रित निरीक्षण कहते हैं। अनियंत्रित निरीक्षण किसे कहते हैं, मतलब प्राकृतिक तरीके से किया जाए और कोई किसी का बाहरी कोई दबाव नहीं हो तो उस प्रकार के निरीक्षण को अनियंत्रित निरीक्षण करते हैं। ठीक है ना। किसके अनुसार, यंग के अनुसार। व्यवस्थित अथवा नियंत्रित निरीक्षण विधि, जब निरीक्षणकर्ता और घटना दोनों पर नियंत्रित करके किया जाए,
जब निरीक्षणकर्ता घटनाओं दोनों पर नियंत्रित करके अध्ययन किया जाए तो इस प्रकार की निरीक्षण विधि को व्यवस्थित निरीक्षण विधि कहते हैं। व्यवस्थित यानी क्या? व्यवस्थित तरीके से, बिल्कुल साफ एवं स्वच्छपूर्ण तरीके से जब किसी का घटना का निरीक्षण किया जाता है तो इसमें इन्हें घटना और वातावरण दोनों का परिपूर्ण रूप से निरीक्षण किया जाता है। आ रहा आपको समझ में? हाँ, सहभागी निरीक्षण विधि एक और का सहभागी यानी कि इस विधि में निरीक्षण में जिस समूह में व्यक्तियों के व्यवहार का निरीक्षण करना चाहता है वह उस समूह में जाकर एक सदस्य के रूप में घुल मिल जाता है और फिर उनके व्यवहार का अध्ययन करता है। इस विधि द्वारा छोटे समूह का अध्ययन सरलता से किया जा सकता है। सहभागी यानी कि किसी ग्रुप में जाके वो उस ग्रुप का सदस्य के रूप में अपनी सहभाग वहाँ से घुल मिल जाता है और उनके साथ वो रहने लगता है। इससे वो इस विधि को सरलता से किया जा सकता है। ठीक है ना। निरीक्षण विधि का महत्व और निरीक्षण विधि का क्या महत्व है, इसको पढ़ते हैं। निरीक्षण विधि का उपयोग उस समय अधिक होता है जब किसी अध्ययनकर्ता को इस विधि के आधार पर परिकल्पनाएं बनानी हो। और इसका महत्व क्या होता है? इसका उपयोग उस समय अधिक होता है जब किसी अध्ययनकर्ता किसी विधि का आधार पर परिकल्पनाएं बनानी हो, यानी कि बाल्य अवस्था के बारे में बताना हो कि बालक का व्यवहार कैसा रहता है इस अवस्था में, वह उस समय उसके अंदर कौन कौन से संवेग एवं वातावरण में कौन कौन से कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय के कौन कौन से शारीरिक मानसिक रूप से कौन कौन से अंग उसके क्रियाशील हो जाते, इन सब का आंकलन करने में ये विधि बहुत महत्वपूर्ण होती है और इसके आधार पर वो परिकल्पनाएं कर सकते हैं। ठीक, इस विधि की सहायता से पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना सरल होता है। ठीक है ना। इस विधि से क्या होता है? पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना बहुत आसान हो जाता है। अन्य विधियों की अपेक्षा यह एक सरल विधि है। इस विधि द्वारा प्राप्त परिणाम अधिक विश्वसनीय होता है। नियंत्रित और वैज्ञानिक निरीक्षणों द्वारा प्राप्त परिणाम वस्तुनिष्ठ होता है, क्योंकि इस विधि का उपयोग जब वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है, जब व्यवहार संबंधी क्या, कैसे और क्यों इत्यादि प्रश्नों का निश्चित उत्तर प्राप्त होता है, क्योंकि इसको वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। और हम सब जानते हैं कि विज्ञान में यदि किसी चीज़ का मूल्यांकन या निरीक्षण किया जाता है तो विज्ञान 3 चीज़ पे आधार पर चलता है। क्या क्या है ये, कैसे, और इसको हम कैसे करना है और क्यों कर रहे हैं। इन चीज़ों के आधार पर विज्ञान चलता है, क्यों, कैसे और क्या। ठीक है। इस विधि में समस्याओं का अध्ययन वैज्ञानिक निरीक्षणों द्वारा किया जाता है, जिसके कारण प्राप्त परिणाम विश्वसनीय, शुद्ध और सार्वभौमिक होते हैं। और इस विधि की समस्या का अध्ययन वैज्ञानिक तरीकों से किया जाता है, क्योंकि वैज्ञानिक तरीकों से किया जाता है। इसमें विभिन्न उपकरण और सभी प्रकार के कक्ष में कैमरा वगैरह भी लगाए जाते हैं, जिससे परिणाम इसके शुद्ध और व्यवस्थित आए। प्रयोगात्मक विधि, यह विधि पूर्ण रूप से वैज्ञानिक विधि है। बालकों की प्रेरणा, परिपक्वता, अधिगम, अनुबंधन, विभेदीकरण तथा संवेगात्मक अनुक्रियाओं इत्यादि की संबंधित समस्या का अध्ययन इस विधि द्वारा किया जाता है। प्रयोगात्मक विधि से बालक की किस किस चीज़ का हमें आकलन हो जाता है, उसके विचार, उसका उसका शारीरिक मानसिक रूप से पूरा विकास और उसके सीखने की प्रवृत्ति, अनुबंधन क्रियाएँ, विभेदीकरण, संवेगात्मक अनुक्रियाओं, वो जो करता है विभेदीकरण है ना, अलग अलग गुण उसके अंदर जो होते हैं। अनुबंधन यानी किसी चीज़ का बंधन ना होना, सारे गुणों का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। सारे गुण इसमें आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि प्रयोग होगा तो सारी चीज़ व्यवस्थित समझ में आएगी, उसका निष्कर्ष सब निकलेगा। जहोदा के अनुसार प्रयोग परिकल्पना के परीक्षण की एक विधि है। जहोदा के अनुसार क्या है? प्रयोग परिकल्पना के परीक्षण की एक विधि है। ठीक है। पेस्टिंगर के अनुसार, ठीक है, पेस्टिंगर के अनुसार है ना, प्रयोग का मूल आधार स्वतंत्र चर में परिवर्तन करने से परितंत्र चर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना है। क्या है उनके अनुसार कि उन्होंने क्या कहा पेस्टिंगर ने, कि प्रयोग का मूल आधार स्वतंत्र चर में परिवर्तन करने से परतंत्र चर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना है। ठीक है ना। इसमें क्या रहता है कि जब उसका प्रयोग द्वारा अध्ययन किया जाता है तो स्वतंत्र चर में परिवर्तन करने से परतंत्र चर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है।
इस विधि में दो प्रकार के चर होते हैं, स्वतंत्र चर और आश्रित चर। स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से, आश्रित यानी किसी चीज़ पर निर्भर रहना। प्रयोगात्मक विधि के चरण। प्रयोगात्मक विधि के चरण निम्नलिखित है। नंबर 1, समस्या। किसी भी प्रयोग को करने से पहले आवश्यक है कि कोई समस्या हो। टाउनसेंड के अनुसार समस्या तो समाधान के लिए एक प्रस्तावित प्रश्न है, ठीक है ना। यदि समस्या का समाधान के लिए एक प्रस्तावित प्रश्न होता है। बी नंबर, संबंधित साहित्य का अध्ययन और उपकल्पना निर्माण। समस्याओं को चुनने और उसके कथन के बाद प्रयोगकर्ता जिस समस्याओं को चुनता है वो समस्या संबंधित साहित्य का अध्ययन करता है। साहित्य अध्ययन के द्वारा प्रयोगकर्ता यह जानने का प्रयास करता है कि अब तक समस्या पर कितने व्यक्तियों ने क्या क्या प्रयोगात्मक अध्ययन किए और उन्हें क्या और कितने विश्वसनीय प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। इस विधि में क्या होता है, प्रयोगात्मक विधि में सभी क्या करते हैं, समस्या को चुनते हैं, समस्या के बाद में उसका समाधान के बारे में अध्ययन करते हैं और उसके बारे में उसका जो परिणाम प्राप्त होता है वह कहाँ तक उचित है और कहाँ तक अनुचित है। टाउनसेंड के अनुसार परिकल्पना अनुसंधान समस्या के लिए एक प्रस्तावित उत्तर है। टाउनसेंड ने क्या कहा, परिकल्पना अनुसंधान समस्या के लिए एक प्रस्तावित है, उत्तर है। मैकगुइगन के अनुसार परिकल्पना दो या अधिक चरों के कार्यक्षम संबंधों का परीक्षण करने योग्य कथन है। क्या कहा मैकगुइगन ने कि परिकल्पना दो या अधिक चरों में के कार्यक्षम संबंधों को परीक्षण करने योग्य कथन है, ठीक है। उपकल्पना बना लेने से प्रयोगकर्ता के प्रयोग की समस्या सुनिश्चित होती है, ठीक है। प्रयोज्य, अब क्या है, प्रयोज्य में उपकल्पना निर्धारण के बाद प्रयोज्यों का चयन किया जाता है। प्रयोज्य से अभिप्राय उन लोगों से जिन पर प्रयोग किया जाना है। एक प्रयोग में इनकी संख्या एक भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है, प्राय एक से अधिक ही होती है, ठीक। चर और प्रयोगात्मक अभिकल्प कर्लिंगर के अनुसार चर वह गुण है जिसके विभिन्न मूल्य हो सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रकाश, ध्वनि, तापक्रम, शोरगुल इत्यादि किसी न किसी प्रकार के चर हैं, ठीक है ना। इनको क्या बोलते हैं, चर के प्रकाश, ध्वनि, तापक्रम, शोरगुल, ये सारे गुणों को चर के करने वाले कारक इन क्षेत्रों के संबंधित हो सकते हैं, जैसे प्रयोज्य से संबंधित कारक, वातावरण संबंधित कारण, उपकरण संबंधित कारण, ठीक। निर्देशन तथा विधि। निर्देश तथा विधि। नियंत्रण और निश्चय कर लेने के बाद प्रयोगकर्ता प्रयोज्य अथवा प्रयोज्य के लिए निर्देश निश्चय करता है एवं प्रयोज्य के प्रयोग से संबंधित कार्य लेने के लिए क्या क्या निर्देश देने हैं, ठीक। परिणाम। पूर्व निश्चित प्रयोग के अनुसार आंकड़ों का संग्रह करने के बाद आंकड़ों का वर्गीकरण करके सूची बनाने का कार्य करते हैं। फिर प्रयोग अभिकल्प के अनुसार उच्च सांख्यिक विधियों द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं और सांख्यिक विश्लेषण के आधार पर परिणाम प्राप्त कर लेते हैं। क्या करते हैं परिणाम में, सब व्याख्या और सामान्यीकरण, इसको पढ़ लेते पहले। आंकड़ों के आधार पर प्राप्त परिणाम की व्याख्या करने से पूर्व सर्वप्रथम प्राप्त परिणामों के आधार पर परिकल्पना की जाँच करते हैं और निष्कर्ष निकाल लेते हैं। फिर अपने निष्कर्षों की व्याख्या विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर करते हैं, ठीक है ना। जैसे परिणाम में वो जब सूची बनाते हैं सारी, तो उसमें क्या करते हैं, उच्च सांख्यिक विधियों द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, यानी बहुत सारे लोग उसका विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण करने के बाद उसका परिणाम जारी करते हैं। और परिणाम के आधार पर वो क्या करते हैं, वो मानो किसी चीज़ का ये परिणाम आया तो फिर उसके बारे में वो परिकल्पना करते हैं और परिकल्पना के बाद में किसी सिद्धांत या व्याख्या का आधार बनाकर वो किसी चीज़ के बारे में वो सर्च करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अभी हमने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ बाल विकास संबंधित कुछ सिद्धांत में कुछ बिंदुओं का अध्ययन किया और आपने सुना। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो आप अपने हिसाब से इसको पढ़ना, ठीक है। अगले वीडियो के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।